माय नेम इज आदर्श राय एंड आज हम शुरू करेंगे बहुत मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नीट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ये, और इसी से आगे जाके बहुत सारी रिलेशंस जैसे कि पोटेंशियल डिफाइन होता है, फिर हम आगे बढ़ते तो कैपेसिटेंस में भी इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो बड़ी मजेदार सी चीज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी दूंगा। केस स्टडी क्या है? बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते है ना, चलो करते हैं। क्योंकि सर मैं तो बचपन से पढ़ के आ रहा हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी सर आई कहां से? इन चार्जेस के बीच में एक एनर्जी थी, जो एनर्जी हम देख नहीं सकते, बट वो है इनकी फील्ड लाइंस के अरेंजमेंट में। और वो फील्ड लाइंस के अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वही समय के साथ कम होती जा रही है, और वही किस में कन्वर्ट होती जा रही है? इनकी काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर ये शून्य के बराबर हम मान लेते हैं तभी हम पोटेंशियल एनर्जी r दूरी पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r। ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। माय नेम इज आदर्श राय एंड आज हम शुरू करेंगे बहुत मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यार स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। गौर करने वाली बात है कि इससे काफी सवाल आए हैं, पुराने ईयर्स में देखे गए हैं। नीट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ये, और इसी से आगे जाके बहुत सारी रिलेशंस जैसे कि पोटेंशियल डिफाइन होता है, फिर हम आगे बढ़ते तो कैपेसिटेंस में भी इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो बड़ी मजेदार सी चीज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बड़ी आसानी से कर लो। ठीक है। सो जैसा कि हम करते आए हैं, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा और बाकी सारे मेरे लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। जिन लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है वो इस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट में आंसर दे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और जिन जिन बच्चों को नहीं आता है सो वो क्या करें, इस पूरे सेशन को देखना। इस पूरे सेशन को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी दूंगा। केस स्टडी क्या है? बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, चलो करते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। ठीक है सर, एक प्लस Q1 ले लेते हैं, काम करते हैं, और माइनस Q2 ले लेते हैं। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये कुछ दूरी पे लोकेटेड है। ये कुछ दूरी पे लोकेटेड है और मैंने इनको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है जिससे कि ये अपने खुद के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में आके चिपक ना जाए, क्योंकि इन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस पे एक फोर्स इधर लगेगा और इस पे एक फोर्स इधर लगेगा। अब मैंने ऐसे हाथों से रोक के रखा है, इन्हें रोक के रखा है, इन्हें आपस में पास नहीं जाने दे रहा। अब मैंने हाथ हटा लिए तो क्या होगा? इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो पास आते जाएंगे। इस फोर्स की वजह से इन पे एक्सेलरेशन लगेगा, जिस एक्सेलरेशन का काम ये होगा इनकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाए। तो थोड़ी ही देर बाद मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये वाला चार्ज वहां से चल के कुछ यहां पहुंच गया है, और ये वाला चार्ज यहां से चल के कुछ यहां पहुंच गया है। ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, और जब ये यहां पहुंच गए हैं तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है v1, इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है v2, इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है v1 इस पर्टिकुलर चार्ज के पास, और इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है v2। अब मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। क्या घंटी बजी सर? घंटी ये बजी कि सर ये इनिशियली तो रेस्ट पे रखे हुए थे, ये भी रेस्ट पे था, आपने रोक रखा था इनको, और उसके बाद फिर आपने जैसे ही लीप किया थोड़ी देर के बाद इनके पास इंडिविजुअल वेलोसिटी आ गई। अब मुझे ये जानना है कि इनके पास तो सर इनका खुद का एक मास होगा। बिल्कुल सर होगा, चार्ज तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, मतलब चार्ज है प्लस और नेगेटिव, यानी कुछ ना कुछ तो मास है। अब अगर मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर है इन दोनों के पास तो वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? क्योंकि सर मैं तो बचपन से पढ़ के आ रहा हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी सर आई कहां से? सोचने वाली बात यह है।
और अगर आप इतना सोच रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, जिसके बारे में आपको ये चीज क्लियर है कि आई तो जरूर किसी फॉर्म से कन्वर्ट होके है, तो मैं बताता हूं वो फॉर्म कौन सा था। वो फॉर्म था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन चार्जेस के बीच में एक एनर्जी थी, जो एनर्जी हम देख नहीं सकते, बट वो है इनकी फील्ड लाइंस के अरेंजमेंट में। और वो फील्ड लाइंस के अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वही समय के साथ कम होती जा रही है, और वही किस में कन्वर्ट होती जा रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी में। और यही एनर्जी का यही वो क्वेश्चन अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ जी सर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, डिफाइन कैसे की जाती है। तो देखो, डिफाइन करना बड़ा सरल सा काम, डिफाइन करने में कोई टफ मेहनत नहीं है। दो चार्जेस आपको मानने हैं, दो चार्जेस आपको मानने हैं, Q1 और ये Q2। एक चार्ज को रेस्ट पे रख दो, एक को इंफिनिटी से उसके पास लाते रहो। एक चार्ज को रेस्ट पे रखो, एक को इंफिनिटी से लाते रहो। किसी भी r डिस्टेंस पे उस पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा k Q1 Q2 बाय r²। उसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dr। बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन के थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। और आप जब ये r डिस्टेंस अपार्ट हैं, जब ये r डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, और जो कि हो जाती है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r, Q1 Q2 बाय r। गौर करने वाली बात यहां पे ये है, दो चीजें यहां पे गौर करने वाली है, जिसको आप नोट में स्पेशली लिखेंगे, नोट में स्पेशली लिखेंगे। कौन सी है वो दो चीजें गौर करने वाली। पॉइंट नंबर 1, कि ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब हमने कंसिडर किया है कि व्हेन r was टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब दोनों के बीच का चार्ज, दोनों चार्जेस जो है उनके बीच की दूरी अगर इंफिनिटी के आसपास थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी इंफिनिटी के पास, वो शून्य के बराबर थी। वो कितनी थी, शून्य के बराबर थी। जब r इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी के बराबर थी। व्हेन r वाज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी शून्य के बराबर थी। गौर करने वाली बात यह है। अब अगर ये शून्य के बराबर हम मान लेते हैं, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी r दूरी पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और समझना इस चीज को बहुत क्लियरली चाहिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड है जब आपने कहीं पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना है। नहीं माना तो आप नहीं डिफाइन कर सकते। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन द फॉर्मुलेशन टेक Q1 एंड Q2 along with their signs, along with their साइंस, मतलब इनका जो भी साइन होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव लेना। इस फॉर्मुलेशन में Q1 और Q2 को उनके साइन के साथ लिया जाता है। यहां कुछ नहीं दिख रहा है, यानी प्लस Q। ये क्वालिटी होती है एक स्केलर क्वांटिटी की, कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। और सेम फंडा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी होगा। तो आई सपोज आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, यही जान है, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही सवाल बनेगा। तो आओ आप बढ़ते हैं और सवालों को जरा क्रैक करते हैं। AIPMT 2002 का देखो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि एक आइडेंटिकल चार्ज है -Q, जो कि प्लेस्ड है हर एक कॉर्नर ऑफ अ क्यूब के, जिसकी साइड है लेंथ है b। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। सेंटर पे रखा हुआ +Q चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमें ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं सर, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं, पहले तो एक क्यूब बनाते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्यूब, ये रहा आप लोगों के सामने एक क्यूब, ये लाइक दिस, ये बन गया भाई क्यूब। ये बन गया आप लोगों के सामने क्यूब। ठीक है, ये बन गया आप लोगों के सामने क्यूब, जहां पे हर एक कॉर्नर पे -Q, 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 फिर से -Q, बस हो गया। 8 वर्टाइसेस, 8 -Q। और इनके सेंटर पे रख दिया है, इनके सेंटर पे रख दिया है आपने क्या, +Q। इनके सेंटर पे आपने क्या रख दिया, +Q। अब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। मतलब कि इसका कहने का अर्थ यह है मात्र
कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू, मतलब क्यू से रिलेटेड, जिन जिन फॉर्मुलेशन में क्यू से रिलेटेड है वही एनर्जी पता करनी है। अब इस सवाल को जरा, क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो टोटल यहां कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको, टोटल यहां पे कितने चार्ज दिख रहे हैं सर? 8 तो वर्टाइसिस पे दिख रहे हैं, 8 वर्टाइसिस पे दिख रहे हैं और एक बीच में दिख रहा है। अब मेन मुद्दे की बात ये, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये पढ़ा था। अब ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड किसके लिए? दो चार्ज सिस्टम के लिए। किसके लिए? दो चार्ज सिस्टम के लिए। तो कल को सर मान लो मोर देन 2 चार्ज सिस्टम आ गए, तब क्या करेंगे? जब मोर देन 2 चार्ज सिस्टम आएगा तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, जो कि है फॉर मोर देन 2 चार्जेस, फॉर मोर देन 2 चार्जेस for more than 2 charges, the potential energy, the number of pairs of चार्जेस के पेयर कितने बनेंगे सर? चार्जेस के टोटल जो पेयर बन जाएंगे वो बन जाएंगे जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं n-1/2, n-1/2 कितने? n-1/2, इतने सारे आपके पेयर बन जाएंगे। इतने सारे आपके क्या पेयर बन जाएंगे? इतने सारे आपके पेयर बन जाएंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब जितने भी चार्जेस आपके दिए हुए हैं उतने सारे आपके इंडिविजुअल पेयर्स बन सकते हैं, उतने सारे आपके इंडिविजुअल पेयर्स बन सकते हैं अगर स्पेस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। और यहां पे ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो मेन मुद्दे की जो बात है ना, यहां पे हमें सबकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी। ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, हमें किसकी वजह से करनी है? हमें ये प्लस क्यू जितनों के साथ पेयर बना रहा है उसके साथ करनी है। अब प्लस क्यू यहाँ पे कितनों के साथ पेयर बना रहा होगा? तो प्लस क्यू इसके साथ भी बना रहा होगा, इसके साथ भी, 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 इसके साथ। दैट्स इट। मुझे इसके पेयर से मतलब नहीं है, मुझे इसके पेयर से मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? मुझे मात्र ये मतलब है कि भाई ये प्लस क्यू इसके साथ कितने पेयर बना रहा है। तो टोटल यहाँ पे 8 पेयर बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा नहीं, ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। ये सिंपल आपका कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है NC2 से, जहां से आप ये जान सकते हो कि दो के पेयर कितने बनेंगे। यहां पे बेसिकली जो हमें कॉन्सेप्ट लगाना है वो ये नहीं है, हमें ये लगाना है कि प्लस क्यू कितनों के साथ पेयर बना रहा है। तो प्लस क्यू ऑब्वियसली यहां पे टोटल 8 चार्जेस बटे हुए स्पेस में, तो प्लस क्यू हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी, ये जानना है। तो भाई ये जो है ये बीच में है, और बीच में है तो ये किसके थ्रू पास हो रहा है? ये पास हो रहा है एक बॉडी डायगोनल के थ्रू। ये पास हो रहा है एक बॉडी डायगोनल के थ्रू। किसके थ्रू? बॉडी डायगोनल के थ्रू। और बॉडी डायगोनल की टोटल वैल्यू कितनी होती है? √3b। अगर ये दूरी आपने b कंसिडर करके रखी है तो √3b बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस ओवर हियर, यहां से यहां तक का, दैट इज गोइंग टू बी √3b/2। और ये भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी √3b/2। सो ये जो पेयर आएगा उसमें आ जाएगा √3b/2 के बराबर। और ये तो एक हो गया, ऐसे टोटल 8 होंगे, तो ये हो गया टोटल 8। आई सपोज सबको समझ में आए तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी k 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ जाएगा -q² डिवाइडेड बाय √3b होल डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल होगा 2 से, ये इससे कैंसिल होगा 4 से, और फाइनली आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा? -4q² डिवाइडेड बाय आपका √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। दिस इज बेसिकली द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिनेरियो, एंड आई सपोज आप सभी को समझ में आ चुका है। सो फाइनल आंसर कौन सा है? फाइनल आंसर कौन सा है? ऑब्वियसली -4q² एप्सिलॉन नॉट b, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई सपोज सबको समझ में आ गया ये क्या अप्रोच हमने यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और मजेदार सा सवाल ये है कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? सोचो जरा कि सर अगर मान लो ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां -q है और यहां +q है, और 2 -q है, फिर से क्या है? ये -q है। अब अगर मैं इनको पास लाता जाऊंगा, इनको मैं पास लाता जाऊंगा तो होगा क्या? भाई देखो
यहां नेगेटिव नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो अभी इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पे, दैट इज गोइंग टू बी के माइनस क्यू अपॉन आर, जो कि फाइनली होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहां से क्लियरली दिखता है कि यू की वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड टू आर है, तो आर अगर कम होगा इसको तुम कम करते जाओगे, आर की वैल्यू घटेगी तो यू की वैल्यू बढ़ेगी, तो फाइनल आंसर क्या है यहां पे, बढ़ेगी। बट गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैं इसकी जगह दो पॉजिटिव डालूंगा तो भी सेम चीज आएगी, लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, अगर यहां पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, जिसको आपको एक नोट में लिखना है कि इफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, if plus q and minus q are brought close together, तब उस सिनेरियो में क्या होगा, तब उस सिनेरियो में यह होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब कम करोगे तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक प्लस q और माइनस q के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर, यहां नेगेटिव आता है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो बढ़ती जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव की वजह से कम होती जाएगी। सो यहां पे ये होता है कि जब आर घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटती है और आर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एक प्लस क्यू और माइनस क्यू रहता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा कि आर बढ़ेगा तो यू घटेगा और आर घटेगा तो यू बढ़ेगा। तो हमारा केस ये है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आई सपोज सबको समझ में आ गया। ये AIPMT 1999 का क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि वर्क डन कितना होगा सिस्टम में पोजीशन चेंज करने की वजह से। तो यहां पे देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है कि वर्क डन जो भी होगा, वर्क डन बेसिकली, और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है दैट इज इक्वल टू जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन में चार्जेस ऐसे रखें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, माइनस इनिशियल कॉम्बिनेशन में जो भी चार्जेस रखे उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। और मेन चीज वही है, जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कितनी पेयरिंग हो जाएगी, मान लो 3 चार्जेस, 3 इंटू 3 माइनस 1 है, 3 इंटू 2/2 जो कि 3 हो जाएगा, मतलब इन 3 चार्जेस की 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक इन दो का, एक इन दो का और इन दो का। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो रैंडम बहुत सारे चार्जेस में कि कितने चार्जेस रहेंगे, और फाइनल केस माइनस इनिशियल केस कर दोगे, वर्क डन आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं कि चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे प्लस क्यू और माइनस क्यू पोजिशनड है। ठीक है, ए और बी पे, इस पे प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है। आप क्या कर रहे हैं, और इन दोनों की दूरी रिप्रेजेंट ए एंड बी विच रिस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 12 अपार्ट। इन दोनों के बीच जो दूरी है दैट इज 12, दैट इज 12। ठीक है सर, ओके परफेक्ट। अब C इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये दूरी L, ये दूरी L, मतलब ये वाली दूरी L और उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी भी L ही। ठीक है सर, ओके। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q को, यहां पे प्लस Q लोकेटेड है, इस प्लस Q को मैं इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करा रहा हूं। ठीक है, प्लस Q को मैं इस तरीके से मूव करा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। कहां से कहां तक, यहां से मैंने उठाया और इसको इस डायरेक्शन में यहां से यहां तक मूव करा दिया। ठीक है सर, मूव करा दिया। अब नेक्स्ट केस क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस बेसिकली ये हो रहा है कि पूछा जा रहा है कि भाई वर्क डन कितना होगा प्लस क्यू को वहां से वहां मूव कराने में। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है इस प्लस क्यू को मूव कराने में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। सिंपल सी चीज ये पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं सर। फाइनल पोजीशन में क्या है, फाइनल पोजीशन में प्लस क्यू यहां पे, और इनिशियल पोजीशन में कहां था, इनिशियल पोजीशन में यहां पे था। तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी कर देते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब जो बेसिकली मेरा वर्क डन हो जाएगा वो फाइनल केस में जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है सर, ओके। अब फाइनल केस में पोटेंशियल और इनिशियल केस में पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे 3 चार्ज का सिस्टम है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया पहले केस में, और दूसरे केस में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, राइट। तो यहां गौर करने वाली बात है कि इन दोनों का सिस्टम तो इनिशियल और फाइनल केस में रिपीट हो रहा है। बेसिकली तुम्हें इसका इसके साथ और इसका इसके साथ निकालना है। हालांकि मैं एक काम करता हूं, मैं इनिशियल और फाइनल दोनों ही केस में निकालता हूं जिससे आपको
क्लैरिटी रहे और कंफ्यूजन ना हो। तो जरा पेयरिंग बताओ, इनिशियल स्टेट में कौन कौन सा है, इसका और इसका एक होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे के क्यू और क्यू, यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी एल, प्लस के इसका और इसका, तो हो जाएगा के माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि यहां पे दूरी एल है। और तीसरा जो होगा इन दोनों का हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू, यानी प्लस के ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी 2 है। ठीक है सर, ओके परफेक्ट। अब जब ये यहां से यहां आ गया तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा के इसका और इसका कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 3l, एल एल और एल, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 3l प्लस इसका और इसका कितना हो जाएगा, वही के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल, सो के माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी एल। और फाइनली इसका और इसका क्यू और ये, सॉरी इन दोनों का हो चुका है, इन दोनों का हो चुका है, और इसका और इसका, यानी के माइनस क्यू, के क्यू इंटू माइनस क्यू, जो कि कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी दूरी हो गई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 है। ठीक है, जो कि यहां लिखा हुआ है। क्लियर है, आई सपोज सबको समझ में आ गया। अब मेरे को दिस माइनस दिस करना है, यूएफ माइनस यूआई करना है। तो यहां पे देखो मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज ये है कि ये चीज रिपीट हो रही है, ये चीज आप देख सकते हो, ये चीज रिपीट हो रही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये चीज भी रिपीट हो रही है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली तुम्हें के क्यू स्क्वायर बाय 3l माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल करना है, के क्यू स्क्वायर बाय 3l माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल करना है। फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि कितना हो रहा है, देखो बताता हूं। फाइनल आंसर जो आ रहा है मेरा, और इसको सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 3l माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, यहां पे 3, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय 3l। के की जगह वैल्यू रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 क्यू स्क्वायर बाय एल। ये 2 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, और ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, राइट, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन, दिस इज द टोटल वर्क डन, जो कि करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर इज दिस। और क्यू, कैपिटल क्यू बेसिकली, अच्छा इन्होंने ये और ये लिया था, वो बाद में आप चेंज कर सकते हो, कैपिटल क्यू नहीं है, मैंने इन दोनों को क्यू मान लिया, वो हालांकि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है। तो करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी है। एंड आई थिंक आप पूरा ऑपरेशन समझ चुके हो, एआईपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है और बहुत क्लियरली हमने समझ लिया। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिकली किसका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, जिसमें वर्क डन हमें पता चलते पूछते हैं कि अगर लाइन दोगुनी हो जाएगी तो कितना होगा। सिंपल सा अप्रोच इसका भी है, आपको इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज दी रहेंगी, ये ए है, ये बी है, और यहाँ इसकी भी कोई वैल्यू अगर मान लो बी है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उससे आपको इनिशियल स्टेट में निकालना है, यहां से आपको फाइनल स्टेट में निकालना है, और फिर वर्क डन बता देना है कि कितना हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0। अच्छा, पहली चीज तो ये कि यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालो बी को कंसिडर करके, जबकि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, वो निकाल सकते हैं हम, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, बड़ी इजीली आंसर आ जाता है। और उसके बाद फिर ये हाउ मच वर्क इज डन, अगर लाइनें दोगुनी हो गई तो, अगर डबल कर दी तो यहां पे आर का चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, और आर से रिलेटेड आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप एज अ टास्क इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे लेवल का है, थोड़ा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन, बट आपको काफी अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ये है, देखो ये वन शॉट सेशन है, तो इसमें यही 3 मेन मुद्दे की बात है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, दूसरा वर्क डन, और तीसरा ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसका स्टेटमेंट ये है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर सिस्टम पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स वर्क नहीं कर रहा, बस कंजर्वेटिव फोर्स है और डेल्टा के का चेंज हो रहा है, अगर ये चीज 0 हो जाती है तो हम सिंपली बोल सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0 के बराबर है, यानी कि चेंज इन के प्लस यू 0 है, मतलब डेल्टा ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहां से ये स्टेटमेंट निकलता है, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इससे रिलेटेड एक सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमें अच्छा आइडिया मिलेगा। सवाल यह है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to Q2 is equal to 2 millicoulomb are fixed at x1 is equal to +3 and x2 is equal to -3। यहां पे Q1 और Q2 यहां फिक्स है -3 और +3 पे, और इनकी वैल्यू कितनी है? 2 मिलीकूलम। ये किसके बराबर है? 2 मिलीकूलम, और ये भी है 2 मिलीकूलम। उसके बाद क्या किया, एक तीसरा चार्ज है 1 ग्राम का, और चार्ज इस पे कितना है? -4 मिलीकूलम। इस पे चार्ज यहां पे y = 4 पे लोकेटेड है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है? चार्ज बेसिकली हो गया -4 मिलीकूलम, और इसका वैल्यू कितना है? मास कितना है? 1 ग्राम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन। स्पीड पता करना है जब वो यहां पहुंच जाएगा। बेसिकली हमें क्या पता करना है? इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो देखो सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहां क्या पता करना है? इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी तीनों की, और फाइनल स्टेट जब यहां पहुंच गया तब पोटेंशियल एनर्जी तीनों की, और जो भी डेल्टा यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी, उसमें रिलेट कर देंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा यू यहां पे क्या होगा? फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल स्टेट में यहां पहुंच गया, फाइनल स्टेट में मैं यहां पहुंच चुका है, तो फाइनल स्टेट में अगर यहां पहुंच गया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो ये दूरी कितनी है? 3, ये दूरी कितनी है? 3, ये 2 और ये कितनी? -4 के बराबर। सो फाइनल स्टेट में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कितनी हो जाएगी? देखो K -4 × 2 यानी -8 मिलीकूलम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच की दूरी कितनी है? 3। क्लियर? और यहां पे मैग्नीट्यूड तो आपको एज इट इज ये डिस्टेंस ही लेना है, ठीक है। और ये × 2 हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट में होगी। इन दोनों के साथ देख रहा हूं, इसकी इसके साथ, उसका जब ये यहां थी तब कितनी हो जाएगी? तो भाई ये दूरी है उन्होंने 4 देके रखी, ये दूरी 3 देके रखी, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो गया? 5 हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट में कितनी है? इनिशियल स्टेट में भाई -8 मिलीकूलम का होल स्क्वायर × 2, लेकिन दूरी कितनी है? 5। तो जो चेंज आ रहा है वो कितना आएगा? जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? हमें बस चेंज निकालना है, क्योंकि चेंज ही बेसिकली हमारा डेल्टा के बराबर है, और वहां से हम स्पीड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चेंज कितना आ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल हो जाएगा मेरा कितना? 8K मिलीकूलम को मैं बाद में इन्वॉल्व कर लूंगा, अभी उसको नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 16 -16/3 नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा +16/5 इनटू कितना हो गया? K मिलीकूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नथिंग, दैट्स 1। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो इन दोनों का डिनोमिनेटर लोगे, 16 5 से 80, 16 3 से 48, 80 में से 48 जाएगा 32/15, और ये नेगेटिव में बचेगा, इनटू K मिलीकूलम को भी मैं लिख लेता हूं या रहने देता हूं? चलो मिलीकूलम को लिख लेते हैं, 10⁻⁻12, दैट्स इट। ये आ गया मेरा कितना? डेल्टा यू। दिस इज बेसिकली फाइनली माई डेल्टा यू। K की वैल्यू 1/4πε0 लिखनी है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं इस फॉर्मुलेशन में? डेल्टा K प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो इस सिस्टम पे कोई भी एक्स्ट्रा एजेंट काम नहीं कर रहा, ये नेगेटिव चार्ज अपने खुद के इन्फ्लुएंस, दोनों चार्जेस के इन्फ्लुएंस की वजह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज एक्ट नहीं कर रहा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बोल सकते हो? डेल्टा K प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0, और यहां से क्या स्टेटमेंट निकलता है? डेल्टा K की वैल्यू हो जाएगी कितनी? डेल्टा K प्लस डेल्टा यू कितना है? डेल्टा यू यहाँ पे दिया हुआ है जो कि नेगेटिव में आ रहा है, जो कि उधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली यहां पे डेल्टा K बोल सकता हूं मैं, डेल्टा K की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 32/15 इनटू K की वैल्यू में यहां पे एज इट इज लिख रहा हूं 9 × 10⁻⁹ इनटू मिलीकूलम का होल स्क्वायर था, एक मिनट एक गलती कर दी, मिलीकूलम 10⁻³ है, तो ये -3 का होल स्क्वायर -6 होगा। कितना होगा? -6। ओके, सो -6 यहां पे आ जाएगा। क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा K। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा K की। अब यहां से डेल्टा K की जगह क्या लिखोगे? हाफ mv²। हाफ ऑफ m की वैल्यू 1/1000 इंटू v² इज इक्वल टू 32/15 इंटू 9 इंटू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ से। ठीक है, यहां तक वैल्यू पता चल चुकी है। अब इसके आगे बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, एंड आई सपोज इसके आगे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आंसर कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। हो सकता है अप्रोक्सीमेट आए, कुछ वैल्यू अंदाजन आप निकाल लेना।
अब ये क्वेश्चन मेरा यहां प्लेस करने का सेंस ये था, ऐसा क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन नीट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मैं वो बताता हूं। नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या साथ ही साथ वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे दे और फिर आपसे मात्र डेल्टा के की वैल्यू पूछे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा के क्या होता है। डेल्टा के बेसिकली ये जो आपने डेल्टा यू निकाला वही आपका डेल्टा के होता, या फिर आपसे ये बोल देते कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है और वेलोसिटी कितना होता, उससे आपको ये निकालना रहता। तो मेन मुद्दे की बात है, बड़ा क्वेश्चन करने का सेंस ये रहता है ताकि उससे छुपे जितने भी मिनी कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं वो हमारे लिए एकदम प्रॉपर हो पाए और उससे रिलेटेड हम अपने आप को रेडी कर पाए। ठीक है, सो इस पूरे सेशन में आई सपोज आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड काफी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का एकदम डिटेल्ड सेशन है, पूरा वन शॉट सेशन है जहां पे आपको सारी चीजें इन डिटेल मिल गई हैं। अब इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सवाल जवाब हैं उनको सॉल्व करना, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको प्लीज आंसर करना और चैट में बताना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ एनी डाउट्स विच यू आर फेसिंग। सो इसी के साथ आई विल साइन ऑफ, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।